ओके वेट। सिंपल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सीरीज में ये हो रहा है कि चार्ज वोल्टेज है, बैटरी में से चार्जेस निकल रहे हैं, और अगर 100 चार्जेस निकले हैं तो C1 से 100 पास होंगे, एक ही रास्ता है। तो चूँकि C2 से भी 100 पास होंगे और C3 से भी 100 चार्जेस पास होंगे, मतलब 100 निकले थे और 100 के 100 पास हो रहे हैं तीनों में से। तो सिंपल हम कह सकते हैं Q इक्विवेलेंट जो निकले थे उतने ही C1 से पास हो रहे हैं, और C1 पे क्या है Q1 चार्जेस हैं, उतने ही Q2 से हो रहे हैं, उतने ही Q3 से हो रहे हैं। और यहाँ पे अगर 4 कैपेसिटर हो तो 10 20 जितने भी हो गए उन सारों में से सारों 100 पास होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर्स हैं ये हमारे पास सीरीज में लगे हुए हैं। ओके, हो गया। अब वोल्टेज पे डिस्कस कर देते हैं। तो वोल्टेज है आया, फॉर एग्जांपल यहाँ से वोल्टेज सप्लाई आ रहा है 50 वोल्टेज आया, यहाँ पे डिवाइड होगा। वोल्टेज इज जस्ट लाइक अ मनी मंडी नहीं मनी। चार्जेस समझो गाड़ियाँ हैं और वोल्टेज समझो मनी है, पैसा है आपके पास। और मैं कह रहा हूँ सीरीज के लिहाज से, ओके, हर जगह पे इसे एप्लीकेबल मत कर देना। 100 गाड़ियाँ निकली, 100 की 100 पास हुई, तो ये समझो क्यू हुई जो गाड़ियाँ हैं। पैसा जो गाड़ी वाले के पास है मीन्स जो वोल्टेज है, जो एनर्जी हमारे पास है, वोल्टेज क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो गाड़ी वालों के पास है वो है 50। ओके, तो 50 रुपये वो लेके आया था, मीन्स 50 वोल्टेज लेके आया था। टूल 1 पे उसने पैसे दिए, फॉर सपोज उसने 15 रुपये टूल 1 पे दिए, टूल 2 पे 15 रुपये दिए, कितने दे दिए उसने 30 40 लेके और 50 लेके आया था। तो यहाँ पे C3 जो थोड़ा महंगा था वहाँ पे उसने 20 रुपये दे दिए, मीन्स 20 वोल्ट वहाँ पे उसने दे दिए। यहाँ पे वोल्ट ज़ीरो करके यहाँ पे आ जाएगा वापस। आई मीन वोल्टेज जो सीरीज में निकलता है अक्रॉस ईच कैपेसिटर वो डिवाइड होता जाता है या सब्ट्रैक्ट होता जाता है, मीन्स वो रिड्यूस होता जाता है और फाइनली वो ज़ीरो होके वापस अपने घर पहुंच जाता है। तो चार्जेस जो हैं वो हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं, मीन ख़त्म नहीं, सेम रहते हैं ऑल ओवर द सर्किट। लेकिन जो वोल्टेज होता है यहाँ पे V1 होगा, मीन्स V1 कितना है 15 रुपये, V2 कितना है 15 रुपये, V3 कितना है, वो भाई थोड़ा महंगा टूल था तो वहाँ पे उसे 20 रुपये देने पड़े। V इक्विवेलेंट निकला था यहाँ से। तो क्या करेंगे 15 V1 मीन्स 15। ओहो, अलाई लेट था ॿुधायो। हाँ, मुस्कान वेचारी पर्सनल पर्सनल ते मैसेज भी कयो आई गेस। ओके, नो प्रॉब्लम, मां एतिरो अॻियां न वियो आहियां, तव्हां बसि सिर्फ़ु एतिरो ॿुधायो किथे किथे स्क्रीन गायब थी हुई। तॾहिं खां ओके, नो प्रॉब्लम, वापसि शुरू था कयूं। मां चयो क्यू जेके आहिनि गाॾियूं आहिनि, उर्दू हिबा बैठी हैं। तो क्यू जो है गाड़ी है, और C1 C2 C3 समझो कैपेसिटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे टूल प्लाजा है हमारे पास। तो गाड़ियाँ मिसाल अब एक ही रास्ता है तो हाईवे पे चली हैं गाड़ियाँ, तो समझो एक ही रास्ता है, 100 गाड़ियाँ चली हैं, तो Q1 पहले टूल से भी 100 निकलेंगी, Q2 से भी 100 निकलेंगी और Q3 से भी 100 की 100 गाड़ियाँ निकलेंगी। एक ही रास्ता है, कोई और बीच में से शॉर्टकट भी नहीं है। ओके फाइन, तो 100 गाड़ियाँ निकली, C1 पे आई, तो 100 की 100 उसमें से निकली, तो C1 पे जो पास हुई हैं वो 100 गाड़ियाँ पास हुई हैं। हम्म, छा चयो? अञा भी न भेजे। नाउ हाणे नो प्रॉब्लम, अगेन वापस रिपीट। वोल्टेज दे रही है बैटरी और यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं जिसे हम कह रहे हैं क्यू। C1 C2 C3 तीन टूल प्लाजा हैं जिसे हम कह रहे हैं कैपेसिटर्स हैं। ओके, तो क्यू निकला, अब रास्ता एक ही है,
तो C1 पे पहुंचे, C1 से कितनी गाड़ियां पास होंगी, Q1, Q1 मतलब 100 गाड़ियां निकली, एक ही रास्ता है, तो C1 से 100 की 100 गाड़ियां पास हो रही, तो Q इक्विवेलेंट है इक्वल Q1 के, दोनों 100 हैं। दूसरे टूल पे आ जाते हैं, C2 पे, C2 से कितनी गाड़ियां पास होंगी, Q2, तो एक ही रास्ता है, 100 की 100 गाड़ियां C2 से पास होंगी, और C3 पे आएंगी तो 100 की 100 गाड़ियां C3 से पास होंगी। फाइन। तो Q1 Q2 और Q3 इक्विवेलेंट, Q इक्विवेलेंट के, बस 100 गाड़ियां निकली, C1 से 100 पास हुई, C2 से 100 पास हुई, और C3 से 100 पास हुई, वापस घर पे भी 100 की 100 आई। तो Q इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। यहाँ पे 10 कैपेसिटर्स हो, 20 हो, 30 हो, 40 हो, जितने कैपेसिटर्स होंगे सारों में से सारे 100 की 100 गाड़ियां पास होंगी, बिकॉज रास्ता ये है कि हमारे पास वेलकम। ओके, तो रास्ता ये है कि 100 की 100 गाड़ियां पास होंगी हर एक टूल से। फाइन। अब वोल्टेज मैंने बताया था कि वोल्टेज जो है ना एक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, इसको थोड़ा और डिटेल में जा रहा हूँ, वैसे टाइम ज़्यादा है आज, तो डिटेल में जाके हम बता रहे हैं कि एनर्जी जो होती है ना, सिंधी में कहते हैं पैसे जी मगिया। सिमिलरली गाड़ियों वाले के पास एनर्जी है, एनर्जी तो वो भगाते हुए जा रहे हैं 120 130 140 200 की स्पीड पे, तो हो ये रहा है उनके पास ज़्यादा पैसा है, जेब उनकी भरी हुई, वो मस्ती में जा रहे हैं, हाईवे पे घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो हाईवे भाई टूल आता है, वो कहता है हाईवे पे चलाना फ्री नहीं है, हमें पैसे चाहिए मेंटेनेंस के लिए रोड की। तो C1 टूल है, C1 सस्ता है जामशोरे वाला, सो C1 जो है पैसे लेगा V1, और C1 ले रहा है 15 रुपये सपोज करो। उसके अलावा जामशोरो दूसरा दो टूल समझो, वहीं पे दूसरा टूल है, अब दूसरा टूल जो है वो भी 15 रुपये चार्ज करता है, तो बंदा यहाँ से समझो 50 रुपये लेके निकला था, हर गाड़ी वाला 50 रुपये लेके निकल रहा है, बिकॉज एनर्जी सब सारी की सारी गाड़ियों वाले के पास सेम है, बिकॉज बैटरी का वोल्टेज सेम है, तो सारी गाड़ियों में सारे क्यू के पास क्या है, एनर्जी सेम है, तो यहाँ से वो एनर्जी लेके निकला है, वो एनर्जी उसके पास 50 थी, मीन्स वोल्टेज 50, पैसे 50 थे, तो यहाँ पे आया V1 हुआ, C1 का V1 होगा, तो वो पहले टूल पे उसने दिए V1, और V1 इक्वल थे हमारे पास 15 रुपये की। दूसरे टूल पे आया, दूसरा टूल थोड़ा उसी उसी की तरह सस्ता था, वहाँ पे भी उसने 15 रुपये दिए, V2 इक्वल टू 15 रुपीज़, 50 में से 30 चले गए, बचे 20। C3 थोड़ा जालिम था, वो थोड़ा महंगा था, उसने 20 रुपये चार्ज कर लिए, अब उसके पास वोल्टेज कितना बचा, 0। ओके, तो 50 रुपये लेके निकला, 15 रुपये यहाँ गए, 15 यहाँ पे गए, 20 यहाँ पे गए, ऑलमोस्ट वो 50 लेके गया, 50 गवा के वापस 0 वोल्टेज, 0 मीन्स जेब खाली करके गाड़ी वाला वापस अपने घर पे आ गया। जब तक पैसा था रोड पे घूम रहा था, पैसा खत्म, घर पे आ जाओ। तो हुआ ये कि वोल्टेज इक्वल टू V1, V1 कितना है, 15 रुपये, तो 15 प्लस V2 15 है, 15 15 30, V3 कितना है, 20 है, तो V3 20, तो V इक्विवेलेंट 50 था हमारे पास, V1 15 प्लस 20, तो 50 के इक्वल हो रहे हैं। ओके, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे लिए सीरीज के लिए। ओके, तो सीरीज की ये दो इक्वेशंस कैसे बनी है वो मैंने समझा दिया। अब डेरिवेशन कैसे होगी उससे पहले मुझे थम्स अप दे दो, ये जो मैंने समझाया है, एग्जांपल्स वगैरह बनाई हैं, सबको क्लियर है? फाइन। ओके, तुम देर से आए। अब 10 गाड़ियाँ हमारे पास हाईवे पे चलती हैं। ओके, सपोज एक गाड़ी निकली है यहाँ से, बल्दिया से सिटी गेट जाना है, और जाने का समझो एक ही रास्ता है, बल्दिया से सीधा जाने का, अब पीछे से उड़के वाला रास्ता मत मानना, एक ही रास्ता है। यहाँ से अगर 100 गाड़ियाँ निकल रही हैं या 50 गाड़ियाँ निकल रही हैं गाड़ियाँ, तो 50 की 50 गाड़ियाँ यहाँ से निकली, समझो ये बल्दिया है, घूम फिर के ये सिटी गेट है, समझिए बड़ा जो प्लस का है बल्दिया, माइनस का सिटी गेट, तो बल्दिया से निकली 50 गाड़ियाँ, तो उसी रास्ते पे चलती जाएंगी, तो 50 की 50 सिटी गेट पे आएंगी। अब यहाँ पे C1 जो हमारे पास है टूल है, समझो बल्दिया के बीच में अब थोड़ा आ गया है, टूल आ गया रास्ते पे, तो टूल वाला जो है तो टूल से 50 की 50 गाड़ियाँ जाएंगी, बिकॉज एक ही रास्ता है। दूसरा टूल आता है, उससे भी 50 गाड़ियाँ निकलेंगी, बिकॉज एक ही रास्ता है। तीसरा टूल आएगा, बिकॉज 50 गाड़ियाँ निकली थी और वही निकलेंगी।
और वही रास्ता, बिकॉज एक ही रास्ता है चार्जेस के पास, चार्जेस किसी और दूसरे रास्ते पे नहीं जा सकते, तो वो उसी रास्ते से पास होंगे सारे के सारे। चार्जेस किसी और रास्ते से नहीं जा सकते, चार्जेस के पास एक ही पाथ है। तो सीरीज की लिख लें खूबी, एक लिखी नहीं थी ना, चार्जेस हैव ओनली वन path to flow. Okay, therefore they remain same across each capacitor. ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक खूबी किसकी, सीरीज की। तो एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था, लिखा नहीं था, वापस बता रहा हूँ। तो वोल्टेज है, वोल्टेज जस्ट लाइक पैसा है गाड़ियों वाले के पास, टूल से पास होंगे तो पैसा देना पड़ता है। 50 रुपये लेकर निकला है यहाँ से, जितने भी चार्जेस होंगे, जितनी भी गाड़ियाँ होंगी, सबके पास एक ही वोल्टेज होगा, एक ही पैसा होगा। 50 रुपये लेके निकले या 20 रुपये समझो इस बार लेके निकल रहे हैं, तो पहला टूल जो है वो चार्ज कर रहा है 5 रुपये, दूसरा भी 5 रुपये चार्ज कर रहा है, तीसरा 10 रुपये कर रहा है। तो 5 5 प्लस 10, 10 प्लस 10 20, तो 20 वोल्टेज था, खर्च हो गया। वोल्टेज वापस आके ज़ीरो होके घर पे पहुंच जाएगा, सिटी गेट पे। तो मीन्स वोल्टेज जो है अक्रॉस ईच रेजिस्टर ख़त्म हो रहा है, मीन्स डिवाइड हो रहा है, यहाँ का वो रिड्यूस हो रहा है। सो वोल्टेज इज रिड्यूस्ड अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ओके, ये खूबियाँ हैं हमारे पास। और इसको आगे डिफाइन और कर दो, लिख लो एंड इक्विवेलेंट वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ वोल्टेज रिड्यूस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, ऐसा भी करके तो ये भी लिख लो। बाकी ये पॉइंट मेन से हमें, अब ये सीरीज की होगी। अब सीरीज में डेरिवेशन करनी है, यहाँ तक सबको क्लियर है तो फाइन। अब डेरिवेशन के लिए हम देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन हैं, इक्वेशन 1 के दो, इक्वेशन 2 के दो, हमारे पास दो इक्वेशन हैं। ओके, याद रखना डेरिवेशन के लिए हम हमेशा वो इक्वेशन लेंगे जिसमें V इक्विवेलेंट या Q इक्विवेलेंट दूसरे वोल्टेज के सम के इक्वल हो या Q के सम के इक्वल हो। मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि V इक्विवेलेंट अगर V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल है, तो डेरिवेशन जो हम करेंगे इस इक्वेशन में से करेंगे। अगर Q इक्विवेलेंट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, तो डेरिवेशन जो होगी वो इस इक्वेशन में से होगी। पॉइंट टू से जहाँ पे एडिशन होके ऐड होके सारी के सारी चार्जेस या सारे के सारे वोल्टेजेस ऐड होके इक्विवेलेंट के इक्वल हो रहे हैं यहाँ, तो हम उस इक्वेशन में से डेरिवेशन करेंगे। तो ये वाली जो कंडीशन होती है वो होती है पैरेलल में, और ये वाली कंडीशन जो होती है वो सीरीज में होती है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके फाइन, अब इसमें से हम करेंगे डेरिवेशन। फॉर्मूला चाहिए हमें यहाँ पे डेरिवेशन के लिए। फॉर्मूला जो मेन होता है वो हमने अभी भी कैपेसिटर्स का देखा कि Q इज इक्वल टू वी सी। अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इस फॉर्मूले में, तो वी सी वर्ड और Q क्या है, तो ये याद कर लो सिंपली। सिंधी में हम वीसियाँ वगैरह कहते हैं, उर्दू वाले भी रखते हैं तुम लोग वीसियाँ, तो वीसी से मुझे ये वर्ड याद हो जाता है कि Q इज इक्वल टू वी सी। ओके, अब डेरिवेशन करते हैं। हमें क्या गिवन है, वोल्टेज, तो हमें इस फॉर्मूले को पहले वोल्टेज के फॉर्म में करना है। मींस पॉइंट टू से दैट Q इज इक्वल टू वी सी, डेरिवेशन का है तो Q इज इक्वल टू वी सी, तो V इज इक्वल टू Q ओवर सी। सी जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो Q से डिवाइड होगा, तो V इज इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास। अब ये फॉर्मूला पुट करना है इसमें, इस इक्वेशन में, तो लेके आते हैं। V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V इक्विवेलेंट मीन्स Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाय
सी इक्विवेलेंट। यहाँ तक मैं सही हूँ, जो कि फॉर्मूला वी की जगह पे मैं क्यू ओवर सी लिख सकता हूँ, सही है। तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट वाला लिखूंगा। वी वन है तो मीन्स क्यू वन डिवाइड बाई सी वन प्लस क्यू टू डिवाइड बाई सी टू प्लस क्यू थ्री डिवाइड बाई सी थ्री। यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, सिंपल सी चीज़ हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वैल्यूज पुट कर रहे हैं। वी वन है तो हम क्यू वन पुट करेंगे, सी वन पुट करेंगे, वी टू है तो क्यू टू पुट करेंगे, सी टू पुट करेंगे उसकी जगह पे, और वी थ्री की जगह पे उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, क्यू थ्री और सी थ्री। अब सिंपल हमें करना है एक चीज़, ये वाली फॉर्मूला देखो, क्यू इक्विवेलेंट जो है क्यू वन के इक्वल है, क्यू टू के इक्वल है, क्यू थ्री इक्वल है। तो मीन्स क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तीनों आपस में इक्वल हैं। तो लिख लो, अगर डेरिवेशन पूरी करे, सिंस क्यू इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्यू वन इक्वल टू क्यू थ्री टू इक्वल टू क्यू थ्री। सो आ जाओ, आ जाओ, वेलकम। ओके, सो अभी हम डेरिवेशन कर रहे हैं अब्दुल्ला सीरीज की, तो अभी अभी शुरू किया है। उसके अलावा वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सो मिस हुआ है तो नो प्रॉब्लम आज। तो क्यू इक्विवेलेंट डिवाइड बाय सी इक्विवेलेंट, ये तो हमने वैसे का वैसा ये जो यहाँ पे था लेफ्ट साइड पे वो लिख लिया। क्यू वन की जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्यू इक्विवेलेंट, और सी वन की जगह पे सी वन ही लिखूंगा। क्यू टू की जगह पे मैं क्यू इक्विवेलेंट लिखूंगा, और सी टू की जगह पे सी टू लिखूंगा। और क्यू थ्री की जगह पे मैं लिख रहा हूँ क्यू इक्विवेलेंट, क्योंकि तीनों के तीनों इक्वल हैं तो हो गया। सिंपल सा फंडा हम लेंगे कॉमन। सो क्यू इक्विवेलेंट, क्यू इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट इक्वल टू कॉमन आ जाएगा तीनों का, तो क्यू इक्विवेलेंट आ गया कॉमन। कॉमन आया तो यहाँ पे और कुछ नहीं, तो मीन्स वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री। सिंपल मैथ से अगर किसी को इसमें यहाँ तक कन्फ्यूजन हो रही है तो सिंपली मुझे बता दे, थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। तो हमने पीछे लिखा था कि Q इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट इक्वल टू, हमने Q इक्विवेलेंट को कॉमन लिया था, सेम वही लिख रहा हूँ, वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री। सेम इसलिए लिख रहा हूँ, दूसरा इस पे आ गया हूँ तो प्रॉब्लम ना हो। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड करेगा। तो Q इक्विवेलेंट डिवाइड बाय Q इक्विवेलेंट इंटू C इक्विवेलेंट, ओके, इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यू इक्विवेलेंट पाँच ऊपर खुद से हो गए। क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो मीन्स वन, वन ओवर सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन ओवर सी वन प्लस वन ओवर सी टू प्लस वन ओवर सी थ्री। अभी मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए सिंपल में बताया है कि ये जो तीन रेजिस्टर्स हैं इसलिए, ज़्यादा रेजिस्टर्स की डेरिवेशन आती नहीं है हरू भरू। अगर इनकेस आ भी जाए ना, तो यहाँ पे हमने जो तीन वोल्टेजेस लिए ना, तो इसको पॉइंट लगा के वी एन कर देना, और इनमें भी आगे पॉइंट लगा के क्यू एन डिवाइड बाय सी एन कर देना, और ऐसे ही नीचे भी लेके आ जाना। लेकिन नॉर्मली तीन कैपेसिटर्स में आती है, तो कैपेसिटर्स में आती है, तो इसलिए मैंने तीन में सिखाई। अभी दो में भी ऐसे ही होगी, चार में भी ऐसे होगी, 10 में भी ऐसे ही होगी। सीरीज में फॉर्मूला होता है ये वाला जो हमारे पास आ गया है। सो यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताए, अदरवाइज थम्स अप। थम्स अप, थम्स अप, अकदस शिजा वगैरह। ओके फाइन, अब आ रहे हैं हम पैरेलल पे। अब सीरीज को समझ लिया ना, पैरेलल समझो पूरा उसका उल्टा होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है देखते हैं, आ जाइए। बैटरी होगी, बैटरी से सर्किट बना लो, सर्किट बनाया, आगे आगे एक को हम यहाँ पे लगाएंगे, एक को हम बीच में लगाएंगे, एक को हम नीचे लगाएंगे, ओके। तीनों का ये पॉइंट मिलना चाहिए।
एक पॉइंट बताऊं जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी वोल्टेज में। आगे चल के बताऊंगा, पहले चार्जेस को समझा। फाइन। वी निकला, चार्जेस निकले। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि क्यू इक्विवेलेंट निकल रहा है चार्ज, और ये C2 है, C3 है, और ये C1 है। ओके, क्यू इक्विवेलेंट निकला मीन्स यहाँ से हम निकाल रहे हैं 90 गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, और सपोज Q1 Q2 Q3 तीनों इक्वल है यहाँ पे, या ऐसा करते हैं 100 गाड़ियाँ लेकर आते हैं वापस, कंफ्यूज ना हो जाए कोई। तो 100 गाड़ियाँ निकली, यहाँ पे C1 C2 इक्वल है, और C3 जो उनसे थोड़ा ज़्यादा है, समझ लें 100 गाड़ियाँ आई। ओके, यहाँ से 100 आई, यहाँ पे भी 100 हैं, तो यहाँ पे भी मतलब क्यू इक्विवेलेंट है। यहाँ तक, इस पॉइंट तक क्यू इक्विवेलेंट है। अब यहाँ पे पहुँचे, समझो ये बाईपास है, मीन्स 3 रोड निकल रहे हैं यहाँ से। एक निकल रहा है इस साइड, एक निकल रहा है इस साइड, और एक निकल रहा है डाउनवर्ड साइड। तो कुछ गाड़ियाँ इस टूल से निकलेंगी, मीन्स समझो एक कराची का है, एक सक्खर का है, एक और निकल रहा है चंडीगढ़ का, पता नहीं कहाँ है चंडीगढ़। तो तीनों के रास्ते पे टूल आ रहे हैं सिंपली। ओके, तो जो ऊपर निकला, ऊपर के रास्ते पे, वहाँ पे टूल आया C1 नाम का एक टूल आया, वहाँ पे उसको देना पड़ा Q1। तो मिसाल अब यहाँ पे 100 गाड़ियाँ आई, तो समझो यहाँ से इस टूल से निकलने के लिए 20 गाड़ियाँ, और सॉरी 100 में से यहाँ 30 गाड़ियाँ इधर गई, और 30 गाड़ियाँ C2 के पास गई, और 40 गाड़ियाँ C3 के पास गई। ओके फाइन, या इसको और थोड़ा सिंपल कर दूं, ये एक ही हाईवे है। ओके, एक ही हाईवे है। हाईवे पे हम आ गए, तो हाईवे टूल्स हम देखते हैं, टूल्स के पास जब हम पहुंचते हैं तो टूल्स पे हमारे पास पहले होते हैं 2 लाइन्स होती हैं, तो वो 4 हो जाती हैं या 6 लाइन्स हो जाती हैं। समझो यहाँ पे 3 लेन्स हैं, एक हाईवे है, और टूल 3 लेन्स पे लगे हुए हैं। ओके, अब किसी भी एक ही टूल से हमें निकलना पड़ेगा, ये चीज़ फ़ायदे की है। तो एक ही टूल से निकलेंगे हम, यहाँ पे पहुँचे, और ये टूल, मज़े की बात है, ये टूल फ्री वाले हैं। क्यों फ्री वाले हैं आगे पता चलेगा। तो यहाँ से आए, 30 गाड़ियाँ इधर गई, 30 गाड़ियाँ C2 के पास गई, और 30 गाड़ियाँ C3 के पास आई। तो मीन्स 2 के पास आई Q2, और Q3 आई C3 के पास। मीन्स पॉइंट टू से दिस के जब 3 रोड मिल गए, 3 पाथ मिल गए, तो गाड़ियाँ क्या हो गई, और गाड़ियाँ मीन्स चार्ज क्या हो गया, डिवाइड हो गया अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो पैरेलल है। पहली चीज़ हम ये देखें, तो पैरेलल में हम लिखते हैं कि चार्जेस हैव डिफरेंट पाथ्स। ओके, 3 रास्ते मिल रहे हैं चार्जेस के पास। और दूसरी चीज़ देखें हम, चार्जेस का यहाँ पे किस्सा ख़त्म, और चार्जेस ये वापस यहाँ पे आएंगे, और सारे के सारे मीन्स पॉइंट टू से देख, बैटरी में से 100 निकले, और यहाँ से यहाँ पे 30 गए, तो 30 घूम फिर के वापस यहाँ पे आए, वापस हाईवे पे चले। 30 यहाँ गए तो 30 यहाँ पे वापस आए, 30 60 40 यहाँ गए तो वापस 40 हाईवे पे चले, और हाईवे पे चल के वापस 40 के 40 घर आए। वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज यहाँ पे है इक्विवेलेंट, यहाँ पे आया। मीन्स गाड़ियाँ जो निकली हैं, मैंने आपको बताया गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ियों के पास मीन्स चार्जेस के पास एनर्जी है, गाड़ियों के पास पैसा है, तो ये पैसे लेके निकल रहे हैं, चार्जेस मीन्स एनर्जी लेके निकल रहे हैं। Q1 इधर आएगा, तो Q1 यहाँ पे पहुँचा, तो C1 C2 C3 मैंने आपको बता दिया क्या है, फ्री के टूल हैं। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे 3 आ गए, मीन्स V1 जाएगा ऊपर, V1 होगा, यहाँ पे V2 होगा, यहाँ पे V3 होगा। ओके, तो V इक्विवेलेंट निकला, एनर्जी लेके निकले, और जो चार्जेस इधर गए उनके पास, जो C1 के पास गए वो Q1 चार्जेस थे, और Q1 चार्जेस के पास जो एनर्जी थी वो V1 है। C2 के पास जो गए वो Q2 चार्जेस थे, और Q2 के पास जो एनर्जी थी वो V2 थे, और C3 के साथ भी वही फंडा है। तो पॉइंट टू से दैट के चार्जेस यहाँ पे टूल जो फ्री के हैं, मीन्स 50 रुपये लेके निकलें गाड़ी वाले, तो 50 के 50 वापस घर लेके आएंगे, फ्री के टूल्स थे। तो हुआ ये
voltage remains same across the circuit. आई गेस कुछ बंदों को ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा गाड़ियों वाला, और कुछ को फ़ायदेमंद भी होगा। एक्चुअली मैं ये दे रहा हूँ कि सिंपली आपको याद रहे उस वक्त। तो यहाँ पे लिखते हैं कि Q इक्विवेलेंट जो हमने पहले देखा, तो Q1 Q2 Q3 मिलके 100 बना रहे, तो मीन्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, और V इक्विवेलेंट जो है वो V1 के इक्वल है, और वो V2 के इक्वल है, और V3 के इक्वल है। सो जो वोल्टेज C1 के पास है और जो वोल्टेज C2 के पास है और जो वोल्टेज C3 के पास है, वो इक्वल है उस वोल्टेज के जो वोल्टेज बैटरी के पास है, जो है वही इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने आपको एक पॉइंट और बताना था वोल्टेज का। एग्जाम्पल होगी, मैं अब एक सीरियस बात बताऊं कि सीरियस ये एक कॉन्सेप्ट की बात, कि जहाँ कभी आप देखें, फॉर एग्जाम्पल वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, ये प्लस का है, ओके, वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, ओके, और यहाँ पे है हमारे पास V2 और ये C2, ओके। अब ये पॉइंट देखो, हालांकि मुझे दूसरा बनाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ लिखना है मे भी। तो यहाँ से अगर 100 के 100 वोल्टेज थे, यहाँ पे भी 100 वोल्टेज आएंगे। तो जहाँ पे कैपेसिटर हो या रेजिस्टर, दो, चाहे कैपेसिटर हो चाहे रेजिस्टर हो, ओके, जहाँ से या कोई भी डिवाइस हो, सिंपली कैपेसिटर हो, रेजिस्टर हो या कोई और डिवाइस हो, अगर वो डायरेक्टली इस मेन लाइन से कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली इस मेन लाइन से कनेक्टेड है, और वो मेन लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, बैटरी से, इनके बीच में ना ही कोई और कैपेसिटर आ रहा है, ना ही कोई और वोल्ट रेजिस्टर या कोई और डिवाइस, कुछ भी नहीं आ रहा, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है इसके। हाँ, इनके बीच में एक स्विच आ सकता है, बटन, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, लेकिन ये डायरेक्टली कनेक्टेड किससे हैं, जो वोल्टेज की सोर्स है, जो बैटरी है, उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो वेन एवर डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द बैटरी और टू द सोर्स, they get the same voltage as बैटरी या एज सोर्स। बैटरी अगर 200 का वोल्टेज दे रही है ना, तो 200 का इस पहले वाले डिवाइस के पास जाएगा, 200 का दूसरे के पास जाएगा, 200 का तीसरे के पास जाएगा। बिकॉज रीज़न कोई पूछे तो रीज़न ये होगा कि तीनों के तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, किससे, बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, सोर्स से। सो ये पॉइंट है वोल्टेज का, इसमें कंफ्यूज मत होना, ओके। अब आ जाते हैं मेन साइड पॉइंट पे। मैंने आपको कहा डेरिवेशन, तो डेरिवेशन करने के लिए हमें एक चीज़ देखते हैं कि कौन सी चीज़ सम तीन चार्जेस के, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया। देखें कि V इक्विवेलेंट अगर Q और V1 V2 और V3 के सम के इक्वल है, तो हम V में से डेरिवेशन करेंगे, जो कि सीरीज में हो रहा था। और अगर हम देखेंगे Q इक्विवेलेंट Q1 Q2 और Q3 के समीशन के इक्वल है, तो हम Q से डेरिवेशन करेंगे। तो पिछली जगह पे हमारे पास वोल्टेज का ये फंडा फाइन हो रहा था, अब यहाँ पे हो रहा है Q का ये फंडा आ रहा है कि Q जो इक्विवेलेंट है Q1 Q2 और Q3 के सम के इक्विवेलेंट है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, फॉर्मूला यही लगेगा, Q इज इक्वल टू सी वी, ओके। और हमें क्या चाहिए, Q इक्विवेलेंट को हम लेके आएंगे, ओके। तो Q इक्विवेलेंट इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही सेम इक्वेशन में नीचे लेके आ गया, ओके। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को मैं लेके आया यहाँ पे। अब सिंपली इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करूँगा, तो इक्विवेलेंट की जो C होगी वो इक्विवेलेंट होगी, और V की जो इक्विवेलेंट होगी वो V की जो होगी वो V इक्विवेलेंट होगी। Q1 तो मीन्स C1 V1 प्लस C2 इंटू V2 प्लस C3 इंटू V3, ओके। अभी तीन कैपेसिटर्स पे चल रहे हैं, तो ये आ गया। अब वापस वही लिख लो, सिंपली सिंस V इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, तीनों के तीनों इक्वल हैं V इक्विवेलेंट के। सो हम V इक्विवेलेंट लिख सकते हैं V1 V2 और V3 की जगह पे, ओके।
तो V इक्विवेलेंट और ये C इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 था तो V1 C1 है और V1 है। V1 की जगह पे हम लिख सकते हैं V इक्विवेलेंट। रीज़न क्या दोगे? रीज़न ये है कि ये V इक्विवेलेंट के इक्वल है और ये रीज़न हम यहाँ पे लिख चुके हैं सिंस के साथ। प्लस C2 V2 है, V2 की जगह पे V इक्विवेलेंट आ जाएगा। ओके, और प्लस C3 V इक्विवेलेंट आ गया V3 की जगह पे। ओके, अब कॉमन लेंगे, V इक्विवेलेंट कॉमन है तीनों के पास तो ये सेम आ जाएगा। ओके, और V इक्विवेलेंट कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। आई होप यहाँ पे जितने भी बैठे हुए ना। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हम देख सकते हैं कि या मैं कह रहा था क्लास में अभी ऐसा कोई नहीं बैठा जैसे कॉमन ना लेने आता हो। अगर किसी को नहीं आ रहा तो प्लीज़ बता दें, वो मैथ्स में भी काम का है। तो ये आ गया हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन। अब V इक्विवेलेंट यहाँ पे आ गया, कॉमन ले लिया। अब V यहाँ पे इक्विवेलेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड करेगा, तो C इक्विवेलेंट V इक्विवेलेंट ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके डिवाइड करेगा। V इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल आ जाएंगे और फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास आ जाएगी C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, और ये हमारे पास हो गया पैरेलल की डेरिवेशन। अब एक और मैं आपको दे दूं जो कि मैंने ऑब्जर्व किया है, उससे पहले मुझे बता दें, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब पढ़ा हुआ है, रिवीजन की क्लासेस हैं ये। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने रेजिस्टर्स पढ़े हैं, रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन पढ़े हैं। तो रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन जो होता है सीरीज में, उसमें उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई नो आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ लेकिन मैं रिलेशन बनाऊंगा अभी। और वो सवाल जाने से पहले मुझे ये बता दें, यहाँ तक किसी को क्लियर प्रॉब्लम है वो बता दें, और सबको क्लियर है तो थम्स अप। एक बटे सेवन फाइन टे चार एक हो गया। ओके, तो कोई बता दे मुझे रेजिस्टर्स का फॉर्मूला इन सीरीज क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टर का? किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं है लेकिन मैंने अभी ये कैपेसिटेंस का बनाया है तो मुझे समझ आ गया कि वो कैसा होगा, लेकिन किसी ने रटा मारा हुआ है तो मुझे बता दें। हम्म। तो इसने अभी ये बताया, सिंपली बताने में कंफ्यूजन हो रही थी, मीन्स सुनने में कंफ्यूजन हो रही थी कि सीरीज में हमने देखा, सीरीज की बात कर रहे हैं, कैपेसिटर्स को देखें तो ये है कैपेसिटर्स, और इसका फॉर्मूला हमने निकाला C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, यही निकाला है, देख लें। ओके, सीरीज में निकाला था हमने तो ये आ गया। और सीरीज में अगर हम रेजिस्टर्स को देखेंगे ना आगे जो देखेंगे, बेशक उनकी भी डेरिवेशन सेम तरीके से होने वाली है। तो इन केस अगर टाइम ना मिला और पढ़ा ना सका तो यही फंडा ले लीजिएगा कि उनमें ये होता है कि आर इक्विवेलेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखो सीरीज में कैपेसिटेंस का इनवर्स का सम हो रहा है इक्वल टू इनवर्स ऑफ कैपेसिटेंस के इक्विवेलेंट के, जबकि रेजिस्टर्स में सीरीज में वो सिंपली रेजिस्टर्स का सम होके आर इक्विवेलेंट बना रहे हैं। और पैरेलल में भी यही होगा कि पैरेलल को देख लें तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 आ रहा है किसमें? कैपेसिटर्स में। लेकिन हम देखेंगे जब आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3,
तो पैरेलल में रेजिस्टर्स हमारे पास किस किस्म के इक्वल होते हैं, इनवर्स ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स का सम करेंगे तो हमारे पास इनवर्स ऑफ आर इक्विवेलेंट आएगा। जबकि पैरेलल में कैपेसिटेंस को देखें तो C1 C प्लस C2 प्लस C3 सिंपली करेंगे। तो मीन्स पैरेलल में अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं कि पैरेलल में कैपेसिटर्स का ये फॉर्मूला है तो रेजिस्टर्स का भी यही होगा, लेकिन कंफ्यूज ना होना। इससे अच्छा है कि अब ये बना दें, एक ट्रिक बना दें कि कैपेसिटर्स में अगर ऐड हो रहा है सीरीज में, कैपेसिटर्स में अगर सिंपली ऐड हो रहा है पैरेलल में, तो रेजिस्टर के पैरेलल में उनका इन्वर्स ऐड होके इन्वर्स का रेजिस्टर बना देगा। और वहाँ पे सीरीज का भी इसी तरह से याद कर लीजिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर एक भी याद होगा तो बाकी के तीन खुद ब खुद आ जाएंगे आप लोगों को। अगर सीरीज का आपको ये पता है तो ये आपको खुद ही पता चल जाएगा, अगर ये आपको पता है तो दूसरा ये पता चल जाएगा, अगर ये आपको पता है तो ये दूसरा आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं और सारों की डेरिवेशन ऐसे ही होने वाली है। एक की डेरिवेशन आपने देख ली ना, दूसरे की डेरिवेशन सेम एग्जैक्ट वही होने वाली है। तो डेरिवेशंस के आएंगे सारे एसएलओस हो गए और यहाँ तक सबको क्लियर है तो फुल फाइन। ओके। अब ये है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी करवा लूँ, अदरवाइज होमवर्क भी दे सकता हूँ। वैसे टाइम ज़्यादा तो कर लो यहीं पे ही। मैं पूछूंगा सिर्फ सिंपल 3 सवाल, और हाँ खुद करने के लिए नहीं दे रहा, आप मुझे बताएंगे माइक ऑन करके प्लीज़। आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दीजिए। पहले मैं बना रहा हूँ सीरीज़ का और सिंपल फॉर्मूला हमारे पास है, और पैरेलल में बना रहा हूँ बैटरी और उसकी कैपेसिटेंस। या वोल्टेज इक्विवेलेंट, इसको मैं रख रहा हूँ इक्वल टू 12 वोल्टेज हम बैटरी का देते हैं। ओके। और C1 को मैं दे रहा हूँ आपके पास 4 माइक्रो, माइक्रो का आगे सिंबल यही होता है ना, माइक्रोफेरेड। और C2 को मैं इक्वल कर रहा हूँ 10 माइक्रोफेरेड। ओके। और मुझे C इक्विवेलेंट बता दें। C इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने कैपेसिटेंस हैं ये फॉर्मूला होता है हमारे पास C इक्विवेलेंट का पैरेलल में। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं सबसे पहले। अगर खुद करना चाहते हैं तो खुद ही कर लें, यही सवाल है। ओके। अगर रेस्पॉन्स करना चाहते हैं तो रेस्पॉन्ड करें, तो यहाँ पे मिलके करते हैं, ये अच्छा है। फॉर्मूला आई आर, वो आर का काम नहीं है यहाँ पे, हम करंट में नहीं है अभी। हम फॉर्मूला ने लेक्चर के स्टार्ट में ड्राइव किया था, Q इज इक्वल टू सी वी। इस फॉर्मूला को भी हम पुट करेंगे, लेकिन हमें इसको पुट करने के लिए अभी मैंने सवाल में पूछा ही नहीं है क्या चाहिए। सी इक्विवेलेंट हमें फाइंड करके दो। ओके। और V1 V2 और V3 भी बताओ, तीनों के तीनों बताओ। और क्या चाहिए, Q1 Q2 और Q3 भी बताओ। एक और गलती मैंने ये की है कि मैंने Q इक्विवेलेंट नहीं बताया आपको, तो Q इक्विवेलेंट में दे देता हूँ 50 चार्जेस हैं। ओके, 50 कूलम है। अब ये ऐसा डेटा है कि मैंने डेटा में हर चीज़ आपको दी हुई है। हाँ, आई गेस आप लोग खुद ही सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आ गया, और इसे मैं सेंड कर रहा हूँ ग्रुप पे। ओके। और इसका आंसर क्लास में अभी दें तो ओके, अदरवाइज फाइनल में भी दे सकते हैं।
मूव ऑन करें या कोई सॉल्व कर रहा है? मूव ऑन करें तो थम्स अप, या कोई सॉल्व कर रहा है तो वो चैट बॉक्स में बता दे। शिजाए भाई कुछ तो बोलो। मूव ऑन या कोई सॉल्व कर रहा है? मूव ऑन। ओके, अब्दुल्ला चाहते हैं मूव ऑन, अकदस, मुस्कान, हिबा वगैरह, हानी। ओके, मूव ऑन करते हैं। अब सिंपल चीज़ पे आ जाते हैं। मेन चीज़ें जो थी वो निकल गई। अब वीडियो दिखाऊंगा मैं अपने मोबाइल में से, और उसके अलावा जो कह रहे हैं डिफ्रेंशिएट बिटवीन टाइप्स फिक्स एंड वेरिएबल रजिस्टर, तो इसको बंदा अगर कोई बस थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट वगैरह, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिंपल नाम का फ़र्क है कि फ़िक्स से क्या मुराद होती है, कोई चीज़ फ़िक्स हो पूरी। तो फिक्स वेरिएबल, फिक्स कैपेसिटर्स है ना, आई गेस कैपेसिटर्स लिखा हुआ है या। तो यहाँ पे फिक्स्ड कैपेसिटर्स, इनमें जो होगी वो कैपेसिटेंस जो होगी वो फिक्स्ड होगी, वो चेंज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं जब बना रहा था कैपेसिटर को, बिल्ड कर रहा था, और मैंने उसकी 10 फेरेड कैपेसिटेंस रख दी, तो भाई 10 रहेगी जहाँ जन्म जब तक ये ज़िंदा रहेगा। और वेरिएबल कैपेसिटर्स वो होते हैं जिनमें हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़, अभी मैंने 10 रखी है, चाहूँ तो मैं 20 रख सकता हूँ, चाहूँ तो मैं 0 कर सकता हूँ, मेरे हाथ में। ओके, तो वेरिएबल में कैपेसिटेंस चेंज होगी, बाकी फिक्स में कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगी। इनके लिहाज से मेरे पास आई गेस कुछ लिखा हुआ होना चाहिए। फिक्स कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस इज फिक्स्ड, और ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। पेपर कैपेसिटर होता है, प्लास्टिक कैपेसिटर होता है, सेरेमिक कैपेसिटर होता है, मीका कैपेसिटर होता है, इलेक्ट्रोरोलेटिक कैपेसिटर। ये सारी एग्जांपल्स हैं फिक्स कैपेसिटर, जिनकी कैपेसिटेंस एक बार फिक्स हो गई तो हो गई, दोबारा कभी नहीं होने वाली। और वेरिएबल कैपेसिटेंस, जिनकी कैपेसिटेंस चेंज हो सके, और उनमें आ जाता है ट्यूनिंग कैपेसिटर, मैकेनिकल कैपेसिटर, और आ जाता है ट्रिमर कैपेसिटर। तो ये कुछ टाइप्स थे, एग्जांपल्स थे, इसके अलावा और कुछ नहीं लिखा हुआ मेरे पास। अब आ जाते हैं हमारे पास जो एक एप्लीकेशंस का रहा हुआ था स्लो, उसे सॉल्व करने। यहाँ पे पूरा हो गया। अब रहता है 13.7 एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज डेंजरस। तो हमारे बुक में ये लिखी हुई हैं, जो कि यहाँ पे मैंने भी लिखी हुई हैं, कि लाइटनिंग होती है जब बादल आपस में, बारिशों का मौसम हो, मानसून हो, बादल से आपस में यहाँ से वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, तो एयर के साथ उनकी रेजिस्टेंस होती है, या एयर के साथ फ्रिक्शन होती है उनके, सिंपली वर्डों में कहें तो रेजिस्टेंस का हो या सिंपली फ्रिक्शन का हो, एयर के साथ होती है वो। तो उसमें ऐसा होता है कि चार्जेस क्रिएट हो जाते हैं बादलों में, और बादल अब क्या है, बादल नॉन कंडक्टर है, या सिंपली कह दो इंसुलेटर्स हैं। तो इंसुलेटर्स में क्या हो जाता है, चार्जेस स्टोर हो जाते हैं। अब चार्जेस उनमें स्टोर हो जाते हैं, वो एक ऐसी बॉडी की तलाश में होते हैं कि वो चार्जेस को उस बॉडी के ऊपर डिस्चार्ज करें, और वो बॉडी उन चार्जेस को ग्राउंड कर दे। ओके, तो होता ये कि अक्सर हम कहते हैं बिजली गिरी, तो बिजली नहीं गिरती भाई। बादल जो करते हैं, कोई चीज़ उसे मिलती है, उसके करीब में आ जाती है, तो वो बादल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, या इंसान हो या बिल्डिंग का कोई हिस्सा हो या कोई दरख्त वगैरह कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर चार्जेस को डिस्चार्ज करते हैं, और वो बॉडी जो होती है वो ज़मीन से कनेक्टेड होती है, तो वो चार्जेस ग्राउंड हो जाते हैं। और इसी कहते हैं हम बिजली गिर रही है। इसलिए हम अक्सर, अब ये हो गया कॉन्सेप्ट के कैसे बिजली गिरती है, लेकिन ये हमेशा नहीं गिरती। गिरती तभी है जब स्टोर जो बादलों के अंदर चार्जेस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएं, जिन्हें वो बर्दाश्त ना कर सकें, तभी वो बिजली गिरती है। अब इनसे बचने का क्या तरीका है? इससे बचने का ये तरीका है कि हमारे पास बिल्डिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे कि बुर्ज खलीफा, तो उनके ऊपर हम देखेंगे एक बड़ी सी मेटल की रोड लगी हुई होगी, और वो मेटल की रोड जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे पास ज़मीन से, ग्राउंड में।
तो उसका पर्पस ये होता है, दूसरी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर देखें मेटल की रोड्स लगी हुई होती हैं, तो उनका पर्पस ये होता है कि वो चार्जेस लेंगे बादल से, बादल उनके ऊपर चार्जेस को डिस्चार्ज करेंगे, और वो मेटल जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो वो मेटल के थ्रू वो चार्जेस ग्राउंड हो जाएंगे और उससे कोई डेंजर नहीं होने वाला। तो एक ये हो गया कि सिचुएशन के स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बादलों के ज़रिए हमारे पास क्या है, डेंजरस है। दूसरी पेट्रोल भराते वक्त होता है हमारे पास कि गाड़ियों को स्विच ऑफ करने के लिए कहते हैं। ओके, तो पेट्रोल भराते हैं तो जो नोज़ल होता है, पेट्रोल पंप भरा रहे हैं, नोज़ल होता है हमारे पास जो क्या कहते हैं, टैंक में डालता है बंदा। कार रिफ्यूलिंग में भी आ जाए। हाँ, आ गया। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे कि ये जो नोज़ल है यहाँ पे अंदर जो जा रहा है ये वाला, ये हमारे पास है मेटल का बना हुआ। ओके, और कार की बॉडी क्या है, मेटल की है। और अगर कार ऑन होगी तो कार क्या कर रही होगी, वाइब्रेट। ओके, तो गाड़ियों को ऑफ करने का मकसद ये है गाड़ियाँ वाइब्रेट ना करें। इन केस कार अगर कंटिन्यूली वाइब्रेट कर रही है तो होगा ये कि जो पेट्रोल जा रहा है फ्रॉम दिस नोजल टू द टैंक ऑफ द कार, तो होगा ये कि वाइब्रेशन के थ्रू, अब वाइब्रेशंस होती है जब मेटल्स को हम घसीटते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, तो हमारे पास चिंगारियाँ निकलती हैं। और वो अगर चिंगारी प्रोड्यूस हो गई, एक चीज़ कि वाइब्रेशन में, और वाइब्रेशन मेटल्स का आपस में हुआ, दोनों का, गाड़ी के बॉडी का और इस नोजल का वाइब्रेशन आपस में हुआ, तो चिंगारी प्रोड्यूस होगी। चिंगारी प्रोड्यूस हुई और अगर वो चिंगारी पेट्रोल को टच कर गई तो ख़त्म, सत्यानाश, धमाका हो जाएगा, पेट्रोल पंप पे आग लग गई, ये न्यूज़ आ जाएगी टीवी में। तो इससे बचने का एक तरीका ये है कि ये जो नोज़ल होता है हमारे पास, एक तो गाड़ी को बंद कर दो, गाड़ी को बंद करने के बाद नोज़ल बंदा जो भर रहा होता है उसमें भी वाइब्रेशन वगैरह ना हो, तो भी गाड़ी बंद है फिर भी उसमें से हो सकता है निकल जाए स्पार्क्स। तो ये नोज़ल जो होता है इस पर हम लगाते हैं एक मेटल की वायर, अमूमन लगाते हैं कॉपर की वायर, और उस कॉपर की वायर को हमने ग्राउंड किया हुआ होता है कि अगर चिंगारी वगैरह प्रोड्यूस वगैरह भी होगी तो ये जो चार्जेस वाइब्रेशन होगी, तो वाइब्रेशन से जो चिंगारी है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा वो प्रोड्यूस हुआ, तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाएगा, फ्यूल में नहीं लगेगा और उससे हमारे पास ब्लास्ट नहीं होगा। तो ये हो गई सिचुएशंस दो हमारे पास लिखी हुई है। उसके अलावा जो मैं वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था भेजूंगा, भेजूंगा क्या, अभी भेज देता हूँ, भूल जाऊंगा। तो वो 11 मिनट्स की वीडियो है, पता भी नहीं चलेगा 11 मिनट्स गुजर गए। बाय द वे मेरे मोबाइल में जो साउंड आ रहा है, मीन्स अभी ये वीडियो चली वो आवाज़ आप सुन सकते हैं, तो मैं आपको यूट्यूब पे कुछ वीडियोस दिखाऊं, अदरवाइज़ मैं आपको और लिंक सेंड कर दूंगा। ये वीडियो देख लेना, मज़े वाली, इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक फ़ाइन। अब यूट्यूब खोला है तो यूट्यूब के थ्रू हम क्या करेंगे, दो और चीज़ें हमारे पास अब जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन इंकजेट प्रिंटर और फोटोकॉपियर। ओके, अब 40 मिनट हैं तो 40 मिनट में आराम से इस टॉपिक्स को हम कवर करना चाहेंगे, बिकॉज ये बहुत ही काम का टॉपिक है और मज़े का भी है। और यही वीडियो आएगी, हाँ यही तो मैंने ही किए थे स्कूल में। तो ये वीडियो भी साउंड लेस है या कोई साउंड नहीं है इसमें, जो भी बताऊंगा मैं ही बताने वाला हूँ। नॉर्मली हम देखते हैं पीसी है, पीसी में हमें कोई चीज़ है हमें प्रिंट करनी है तो प्रिंट करवा देते हैं, और प्रिंटर से वो चीज़ बाहर आ जाती है, जैसी थी वैसी की वैसी बाहर आ जाती है। ओके, कलरफुल प्रिंट है तो कलरफुल आता है, और ब्लैक एंड वाइट प्रिंट है तो ब्लैक एंड वाइट आता है। ओके, अब ये प्रिंटर के ऊपर होता है कि प्रिंटर कौन सा है। अब प्रिंटर के अंदर देखें, जो हमारे पास चीज़ होती है इसे हम कहते हैं हेड। इस हेड में बहुत से सुराख होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नोज़ल। नोज़ल में से क्या होता है, उनमें से होता है हमारे पास इंक के ड्रॉप्स जो होते हैं वो गिरते हैं। कैसे गिरते हैं वो देखना, और साथ ही साथ ये देखें ये जो हेड है कंटिन्यूसली टू एंड फ्रो मोशन में है। जब पेपर आएगा तो ये नोज़ल क्या करेगा, ड्रॉप्स को छोड़ेगा और पेपर को प्रिंट करता है। अब छोटा सा इसका रिकैप्चर दिखाया, अब इसे थोड़ा आगे करो। अब ये दिखा रहा है नोज़ल में से क्या हो रहा है,
इंक कंटिन्यूसली गिर रही है और जब पेपर उसके कांटेक्ट में आता है तो उस पेपर को वो क्या कर रहा है, प्रिंट कर देता है। ओके, सिंपली प्रिंट कर देता है। अब इसके ऊपर ही नीचे आप देख रहे होंगे सुराख हैं जिनमें से हमारे पास क्या होता है, इंक के ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। ओके, जैसे मैंने बताया इन सुराख को हम कहते हैं नोजल्स। फाइन। और ये बहुत ज़्यादा स्पीड में निकल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा स्पीड से सेकंड्स में सेकंड्स में नहीं कहूँगा, माइक्रो सेकंड्स या नैनो सेकंड्स में ये काम होता है। इसी वजह से सेकंड्स में हमारे पास पूरे के पूरे पेजेस प्रिंट हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। इसको ज़्यादा डिटेल में जाके देखते हैं। होता ये कि जब प्रिंट के लिए हम दे रहे हैं तो प्रिंटर के अंदर हमारे पास एक होता है डब्बा, जो प्रिंट हो रहा है नोजल में से जो गिर रहा है वो क्या है, ड्रॉप्स ऑफ इंक। वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके लिए हमें पास सोर्स चाहिए। वो सोर्स हमने रखा है एक डब्बा। इंक डालते हैं तो उसके बराबर में आप देखेंगे ये पंप है। अब जैसे मोटर हमारे घर में क्या करती है, वाटर को फ्रॉम ग्राउंड टू टैंकी हमारी होती है, उसमें पंप करके प्रेशराइज करके उसे ज़मीन से ऊपर लेके जाती है टंकी तक। उसी तरह से इस पंप का काम है कि इसे प्रेशर देके बाहर निकालना है और ये पुश कर रही है ऊपर किसकी तरफ, नोजल की तरफ या हेड की तरफ सिंपल कहा जाए तो। हेड में से वो जाएगी, प्रिंट होके अंदर आने वाली है। गिर रहे हैं, ड्रॉप्स गिरेंगे। अब कब गिरेंगे कब नहीं गिरेंगे तो इसका भी हम देख लेते हैं। वापस ये दिखा रहा है कि सपोज इट वांट्स टू प्रिंट दिस, फिजिक्स इज लव। इंक गिराता जाएगा, कंटिन्यूसली गिराता जाएगा। और कब नहीं गिराएगा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ये कंटिन्यूसली इंक गिराता रहता है, ये रुकता नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कुछ पेपर जो होता है वाइट रह जाता है और कुछ ब्लैक होता है। मीन्स पूरा का पूरा पेपर ब्लैक नहीं होता, सिर्फ वो एरिया जो कि यहाँ पे दिखा रहा है रेड से, जो कि हमारा डिजायर एरिया है, वो ही हमारे पास क्या होता है, प्रिंट होता है। फाइन। यहाँ पे आया, अब जो एरिया वाइट रहना चाहिए वो वाइट ही रह रहा है। इसके पीछे का फंडा क्या है तो थोड़ा और आगे करते हैं। मीन्स यहाँ पे दिखा रहा है स्पेस है, यहाँ पे वाइट है, ये स्पेस छोड़ देगा। हालांकि हमें पता है हेड कभी रुकता नहीं है, हेड कंटिन्यूसली नोजल से इंक को ड्रॉप कर रहा है। तो क्या रीज़न है कि ये एरिया वाइट रह रहा है, या ये देखें सी के बीच के एरिया, एस के या फिजिक्स जो लिखा है इनके बीच में बहुत ज़्यादा वाइट पार्ट है, वो वाइट क्यों है, पूरा ब्लैक होना चाहिए, ब्लैक क्यों नहीं है। तो रीज़न इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यहाँ पे ये कट इसलिए दिखाया है कि उसकी बता रहा था कि ये रुकेगा थोड़ा आगे जाके वापस ड्रॉप करेगा, ऐसा नहीं होता। वही चीज़ बात मैं कर रहा हूँ। होता अंदर ये हो रहा होता है, अंदर के कंपोनेंट्स ये दिखा रहा है। इट इज़ व्हाट, हेड। यहाँ से इंक आ रही है, ये होती है हमारे पास चार्जिंग कंट्रोल। ओके, ये चार्जिंग कंट्रोल होता है ऑन। और ये कब ऑन होगा कब ऑफ होगा ये बता दूं, जब हमारे पास डिज़ायर्ड पार्ट होगा, हम चाहते हैं कि ये एरिया ब्लैक होना चाहिए, तब ये ऑफ रहेगा। और जब वाइट एरिया हम चाहते हैं कि एरिया वाइट रहे, तो तब ये ऑन हो जाएगा। अब इसे ऑन और ऑफ कौन कर रहा है, इसे ऑन और ऑफ कर रहा है कंप्यूटर। ओके, यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट नहीं है फॉर, तो कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं प्रिंटर्स ऑलमोस्ट, या मोबाइल वगैरह किसी डिवाइस से कनेक्टेड है तो वो उसे कंट्रोल कर रहा होता है, चार्जिंग कंट्रोल को। अगर ये ऑन हो जाएगा ना तो इसके अंदर से जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज के ड्रॉप्स गुजरेंगे, वो सारे के सारे चार्ज हो जाएंगे। और सॉरी, इंक के जो भी ड्रॉप्स गुजरेंगे वो सारे के सारे चार्ज हो जाएंगे। देखते हैं। हाँ, ये आया, न्यूट्रल गया था, बाहर आया तो चार्ज हो गया। ओके, अब ये चार्ज जो है, तो चार्ज करने से क्या फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि इससे थोड़ा आगे जाएंगे हम, तो इससे थोड़ा आगे जाके हमारे पास होती हैं, लगी हुई होती हैं डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। ये ऐसे वापस करके दिखाएगा आई गेस, या न्यूट्रल था, न्यूट्रल चला गया बिकॉज इट इज़ ऑफ। और जब ऑन होगा तो न्यूट्रल पार्टिकल चार्ज होकर दूसरी साइड से निकलेगा। फाइन। अब इसके आगे मैंने कहा कि होती हैं क्या, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, चार्ज होके आ गया, तो चार्ज होके आया, यहाँ से जो निकला है वो पॉजिटिव चार्ज होके आया है। और जब वो यहाँ से आई गेस मैं जहाँ पे टच कर रहा हूँ वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके तो अगर वो यहाँ पे पहुँचेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा।
तो ये ना यहाँ पे जाएगा या ना यहाँ पे चुपकेगा, वो सिंपली क्या करेगा, ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा उसको आप थोड़ा आगे करके देख लें। हाँ, प्रिंट कर रहा था, ये एरिया आया जहाँ पे हमें छोड़ना है। तो अब क्या होगा, अंदर का पूरा सीन दिखाएगा आपको। ये एरिया वाइट रहना है। तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो ऑन हो जाएगा। उसे ऑन कौन करेगा, कंट्रोल उसे पीसी ऑन करेगा या कंट्रोल के, तो चार्जिंग कंट्रोल वो उसे ऑन करेगा। वो चार्जिंग कंट्रोल को कंट्रोल करने वाला पीसी है। ऑन हो गया, बिकॉज एरिया हमें वाइट रखना है, वहाँ पे हमें प्रिंट नहीं करना। चार्ज आया, और सॉरी पार्टिकल आया इंक का, वो चार्ज हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो डिफ्लेक्शन होगी डिफ्लेक्टिंग प्लेट से, और ये इंक का ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। ओके, यहीं तक इसका फंडा है और कुछ खास नहीं। लेकिन एक सवाल पूछते हैं कि ये जो है प्रिंटर्स महंगे पड़ जाते होंगे बिकॉज ये जो इनके पार्टिकल्स हैं ये नीचे गिर रहे हैं। तो ऐसा भाई नहीं होता। यहाँ पे गटर लगा हुआ होता है। गटर से मुराद ये कि एक पाइप लगा हुआ होता है, जिससे जो पाइप डायरेक्टली कनेक्टेड होता है इंक बॉक्स से। तो मीन्स यहाँ से जो पार्टिकल जा रहा है वो इस गटर में गिरेगा। यहाँ से गटर दिखाएगा अभी आगे। गटर में गिरेगा और गटर से वो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाएगा। ओके, गटर आ जाए। ऑन हुआ, चार्ज पार्टिकल्स चार्ज हो गए और सारे के सारे गटर में गिरेंगे। ओके, आई गेस गटर हो दिखाना चाहिए इसे, इसने अभी नहीं दिखाया। अब दिखा दे भाई गटर। या आ गया गटर। सो गटर है, गटर डायरेक्टली कनेक्टेड है इंक से। तो ये हमारे पास जो इंक है वो ज़ाया भी नहीं होती। एप्लीकेशन, और ये एप्लीकेशन थी हमारे पास इंक जेट प्रिंटर की। और ये जिस जिस बंदे को क्लियर है वो कृपया थम्स अप दे दे। थम्स अप, थम्स अप, फाइन। अब्दुल्ला, अकदस है कि नहीं? खैर, अब्दुल्ला फाइन है। क्लियर, ओके। अब आ जाता है हमारे पास, आगे बढ़ने से पहले इसकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है उसकी मैं रीड कर लेता हूँ। इसकी मैंने फ्लो चार्ट डायग्राम भी बनाई हुई है, वो भी देख लें। हम्म, जी, हाँ सेंड भी कर देता हूँ, थोड़ा समझा रहा हूँ। इंक था, इंक का सप्लाई था जहाँ पे इंक का डब्बा था, डब्बा से पंप हुआ, पंप से कहाँ गया हेड में, हेड प्लस नोजल्स थे यहाँ पे। नोजल से निकला, ये क्या है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड है, इसे कंट्रोल कर रहा है चार्जिंग कंट्रोल। अब जहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, मीन्स वी नीड के वो एरिया प्रिंट हो जाए, मीन्स पी का एरिया प्रिंट होगा। और वहाँ पे जहाँ पे वाइट एरिया होगा, मीन्स हम चाहते हैं कि वो एरिया प्रिंट ना हो, तो वहाँ पे ये ऑन होगा। ऑन होने के बाद पार्टिकल्स यहाँ से गुजरेंगे, डिफ्लेक्ट होकर गटर में जाएंगे, गटर से वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, और यही लिखा है कि इंक इज सप्लाइड बाय इंक बोतल से सप्लाई हो रही है, विच इज़ पम्प्ड बाय पंप टू इंक्रीज स्पीड एंड प्रेशर। यही बात कही थी हमने। देन नोजल्स प्रेजेंट इन कंटिन्यूस मूविंग हेड। बात आ गई, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है हेड, हेड नहीं रुकता। ओके, सो हेड ड्रॉप इंक, वो है ना, नोजल्स क्या कहते हैं, इंक ड्रॉप्स को ड्रॉप करते हैं, विच आफ्टर पासिंग थ्रू चार्जिंग इलेक्ट्रोड and deflecting plates reach to paper area. Okay, which is not सही, reach to paper area। और जो पेपर एरिया हमारे पास प्रिंट नहीं होना चाहता remains white because when it comes charging, या मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है वो ड्रॉप्स हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड से पास होते हैं, रिफ्लेक्टिंग एरिया से पास होने के बाद पेपर एरिया पे आ जाते हैं। ओके, और जो एरिया हमारे पास जिसे हमें प्रिंट नहीं करना और जो वाइट रहना है, बिकॉज और जहाँ वाइट रहना है, तो जहाँ पे अब ये क्या कहते हैं वाइट एरिया आता है, तब ये होता है कि चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो जाता है। और चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन होने की वजह से, चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑन कौन कर रहा है, चार्जिंग कंट्रोल।
तो इसके ऑन होने की वजह से इंक ड्रॉप्स जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। चार्ज होने के बाद वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं डिफ्लेक्टिंग प्रेस से और गटर के थ्रू वापस इंक सप्लाई में चले जाते हैं। इन दिस वे थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ओनली डिजायर्ड एरिया इज प्रिंटेड। अगर आप सब कह रहे हैं कि ये समझ में आ गया, सो एक सवाल है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कौन सा प्रिंसिपल यूज़ किया गया है? नहीं आ रहा तो थम्स अप करो, आ रहा है तो बताओ। आई गेस मैंने कल भी ये बताया था और कल आप तीनों नहीं थे। भाई देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक ही प्रिंसिपल है, वो क्या है? अनलाइक अट्रैक्ट, थैंक यू, अनलाइक अट्रैक्ट और लाइक रिपेल। अच्छा, और ये यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो तो रहा है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में, पॉजिटिव पॉजिटिव को डिफ्लेक्ट कर रहा है और नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, यही तो हो रहा है। अगर ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स ही ना हो तो चाहे पार्टिकल चार्ज्ड हो या चार्ज ना हो, न्यूट्रल हो, वो डायरेक्ट पेपर के ऊपर जाएगा। तो मीन्स मेन रोल जो यहाँ पे काम कर रहा है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स काम कर रहे हैं मेनली, और दूसरा चार्जिंग इलेक्ट्रोड भी मेनली काम कर रहा है जो कि चार्ज कर रहे हैं। सो यहाँ पे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो हैं वो रोल प्ले कर रही हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल का, मीन्स अनलाइक अट्रैक्ट लाइक रिपेल। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इंकजेट प्रिंटर एंड फोटो, इंकजेट प्रिंटर हो गया फोटोकॉपियर। सो फोटोकॉपियर को यार हमने देखा नहीं था, आई मैंने उसी वक्त बना दी थी, आई गेस पेपर से पता नहीं क्या हमने नहीं देख पाए थे इसे। तो फोटोकॉपियर्स को, कॉपियर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मे बी हो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़, यहाँ पे जाऊँ उससे पहले आपको बता दूँ कि प्रिंट जो होता है हमारे पास, प्रिंट की क्वालिटी जो होती है हमारे पास, वो फोटो कॉपी से अच्छी होती है। बिकॉज वहाँ पे प्रिंटर जो होता है वो एक एक पॉइंट को प्रिंट कर रहा होता है, सही है, मीन्स ड्रॉप जो है एक एक जगह पे जा रहा होता है, जहाँ से जैसे हम पीछे देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो काम होने वाला है वो होने वाला है स्कैनिंग का। स्कैनिंग मीन्स फोटो लेगा और फोटो को प्रिंट करेगा, एक एक चीज़ को प्रिंट नहीं करेगा। तो हम कहते हैं कि प्रिंट में जो क्वालिटी आती है वो हमारे पास कॉपी से क्वालिटी नहीं आती। तो ये फोटो कॉपियर कहलाते हैं, जो से हम देखते हैं लाचारी की दुकान पे देखो या मार्केट में फोटो कॉपियर्स वाले हैं देखो, इस तरह से होती है, आप सबने देखा हुआ है। लाइट चलती है, लाइट क्यों चलती है? लैंप होता है, लैंप एंड लेंसेज भी कहते हैं, लेंसेज भी लगे होते हैं। लेंसेज का काम भी होता है कि लेंसेज लगे होते हैं, लेंसेज इस वीडियो में नहीं है, वैसे लेंसेज का काम ये है कि घुमा फिरा के एक जगह पे लाइट को पहुंचाना। कहाँ पे पहुंचाना आगे देखेंगे। लाइट क्यों लगी हुई है? लाइट लगी हुई है टू इल्यूमिनेट द पेपर, पेपर को लाइट देना, रोशनी देना। ओके, रोशनी देने से क्या मुराद, अब देखते हैं। पेपर को जब रखा गया तो ये लाइट रोशनी दे रही है। अब होता ये है कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वाइट एरियाज लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या ब्राइट एरियाज लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और डार्क एरियाज या ब्लैक एरियाज लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। फाइन, ये हो गया। पेपर जो हम प्रिंट करने के लिए रखते हैं उसमें कुछ एरिया वाइट होता है, कुछ डार्क होता है या ब्लैक होता है। तो ब्लैक या डार्क एरियाज होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते, और ब्लैक एरिया, वाइट एरिया जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है। यही प्रिंसिपल, लाइट का प्रिंसिपल भी यहाँ पे आ रहा है। तो देखते हैं क्या हो रहा है। अब लाइट जब एलिमिनेट करेगी, अब इसने पेपर रखा है, अब अंदर की दिखा रहा है, ये कौन से कंपोनेंट हमारे पास हो जाता है। देख लिए नाम, एल्यूमिनियम सिलेंडर। एल्यूमिनियम का सिलेंडर है तो मीन्स क्या होगा? एल्यूमिनियम, देखो 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 कहाँ पे यूज होता है एल्यूमिनियम। भाई बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी है उसके पास, है ना, ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एटम है।
किसे? फाइन। लेकिन ये जो यहाँ पे इसका काम है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, एवरीबडी नोज। तो इसलिए इसने यहाँ पे एल्यूमिनियम का ड्रम यूज़ किया जाता है, जिसे हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम सिलेंडर। बहुत ज़्यादा मेन कंपोनेंट है, मैंने नीचे से भी लिखा था इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब लाइट होता ये कि लेंसेज इस वीडियो में नहीं दिखाए गए। लाइट लगती है पेपर पे, ओके। लाइट लगती है ऊपर पेपर पे, ओके। और पेपर पे जो डार्क एरिया होते हैं वो तो एब्जॉर्ब कर देते हैं, लेकिन जो ब्राइट एरियाज होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को इसके ऊपर। अगर ये रिफ्लेक्शन होके पूरा डायरेक्ट लाइट यहाँ पे नहीं होती, तो लेंसेज लगे हुए होते हैं इसके अंदर जो कि लाइट को इसके ऊपर गिराते हैं, ओके। तो ये लेंसेज का काम होता है, और लेंसेज इतने ज़रूरी नहीं होते। इसके ऊपर एक कोटिंग हुई होती है। किसकी कोटिंग है? सेलेनियम। सेलेनियम हमारे पास एक होता है फोटो कंडक्टर। अब फोटो कंडक्टर से क्या मुराद है, पता है? हम्म, नहीं, लाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा मिल रहा है। फोटो कंडक्टर मीन्स, आप बताओ ना। A photoconductor means it is a conductor that conducts charges only in the presence of light. लाइट होगी तो वो कंडक्ट करेगा, लाइट नहीं होगी तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब लाइट का यहाँ पे क्या ज़रूरत, सेलेनियम की क्या ज़रूरत? देखो यहाँ पे जब लाइट रिफ्लेक्ट होके आ रही है ना, तो लाइट जिस इस सेलेनियम के ऊपर जहाँ जहाँ पे गिरेगी, उस पार्ट से ये सेलेनियम कंडक्ट करेगा, ओके। कंडक्ट कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे भाई? इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमारे पास एल्यूमिनियम ड्रम से, बिकॉज इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट आई गेस। आगे देखते हैं। जो सेलेनियम हमारे पास क्या है? फोटो कंडक्टर है। अब ये दिखा भी रहा है। मोबाइल हैंग नहीं हुआ, ना ही आपकी वीडियो हैंग हुई है, ये चल रहा है। या सेलेनियम, लाइट इसके ऊपर गिरेगी तो ये कंडक्ट करेगा, ओके। तो सेलेनियम कंडक्टर है, फोटो कंडक्टर है, तो अब ये कंडक्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, बिकॉज सिर्फ इसी एरिया में से निकलेंगे जहाँ पे लाइट है। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट कर रहा है, ओके। नेगेटिव चार्जेस को कंडक्ट कर रहा है। और चार्जेस जब लाइट नहीं है तो कंडक्ट नहीं होते। लाइट नहीं है तो ये इंसुलेटर है, और लाइट है तो ये कंडक्टर है, ओके। देयरफॉर वी से इट इज़ अ फोटो कंडक्टर। और सेलेनियम एक एलिमेंट है हमारे पास पेरियोडिक टेबल में। अब इसके ऊपर सपोज के पॉजिटिव चार्ज है, और जब इसके ऊपर लाइट देंगे तो ये नेगेटिव जाके इस पॉजिटिव को क्या करेंगे? न्यूट्रल कर देंगे, ओके। अब ये इंसुलेटर है, कोई लाइट नहीं है। अब जब लाइट आएगी तो ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे ये कंडक्ट होंगे यहाँ से, और जाके इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे, ओके। पॉजिटिव माइनस को ख़त्म कर देंगे। कैसे होता है देखो, न्यूट्रल कर दिया इसमें। सरफेस पे रहेगा जब लाइट नहीं है। जब लाइट आएगी तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये बताया, चलो आगे करो। हाँ हाँ, ये हमारे पास चीज़ लगी हुई है, इससे हम कहते हैं टोनर। टोनर पता है किसे कहते हैं? टोनर इज द सिंपल नेम ऑफ पाउडर्ड इंक, ओके। तो ये पाउडर्ड इंक होती है जो कि हाईली पॉजिटिव होती है, ओके, या पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। मींस ये पॉजिटिव चार्जेस को निकालेगा। इंक जो होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। तो ये टोनर गिरेगा इसके ऊपर, सेलेनियम के ऊपर, और हाँ सेलेनियम के ऊपर। तो ये टोनर गिर रहा है इसके ऊपर, फाइन। वापस दिखा रहा है इसे। लाइट आएगी। अच्छा, इसके अलावा ये एक और चीज़ भी दिखा रहा है। ये कोरोना वायर है। एक मिनट मुझे चेक करने दो। कोरोना वायर भी आई गेस पॉजिटिवली चार्ज है।
पॉजिटिवली चार्ज। सॉरी, मैंने थोड़ा उल्टा बता दिया अभी। जो टोनर होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ओके। और टोनर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो कोरोना वायर होते हैं वो कोरोना वायर हाईली पॉजिटिवली चार्ज होती है। और ये वायर कोरोना है जहाँ पे इसने एरो दिखाया हुआ है। सो मैंने इसका थोड़ा उल्टा बता दिया, सॉरी फॉर दैट। बाकी याद रखना, टोनर जो है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इंक के पाउडर के पार्टिकल्स हैं, इंक की काली। और जो कोरोना वायर है पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगी, पूरी सेलेनियम को पॉजिटिवली चार्ज कर रही है। फाइन। अब हमने यहाँ पे एक पेपर रखा है और वहां से प्रिंट होकर निकल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो वापस दिखाएंगे आपको। हम्म ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखाने से पहले पता है क्या कर रहा है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाने से पहले आपको सिंपली सारे के सारे पार्ट्स समझा रहा है। तो पार्ट्स को ही देखते हैं, हमने एल्यूमिनियम लाइट को कैसे किया और प्रिंट कैसे होगा वो एंडिंग में समझा रहा है। गेस एक्चुअली मैंने ये बहुत पहले वीडियो देखी थी तो मैं भूल गया। तो सिंपली टोनर जो होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कोरोना वायर होती है हमारे पास, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती है, सेलेनियम होता है, फोटो कंडक्टर होता है, और एक एल्यूमिनियम ड्रम होता है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ सकता है, आयोनाइज हो जाता है। और ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है पेपर को एलिमिनेट करने के लिए। और पेपर को हम एक साइड से डालते हैं, दूसरी साइड से निकलता है, तो उसके लिए हमारे पास बेल्ट लगा होता है जो कि पेपर को कन्वे करता है एक पॉइंट से, वन साइड से दूसरी साइड तक कन्वे करता है। तो ये कन्वेयर बेल्ट होता है। तो ये अभी सिर्फ पार्ट दिखा रहा है तो मैं थोड़ा आगे कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, ये कन्वेयर है, और जब पेपर निकलता है ना, तो पेपर हम देखते हैं कि फोटो कॉपियर से पेपर निकल रहा है, वो हमारे पास गर्म होता है अक्सर। गर्म क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दीज हीटेड रोलर्स। तो गर्म करने से क्या फ़ायदा, गर्म करने से फ़ायदा ये है कि हम, मैंने आपको बताया पाउडर्ड इंक होती है, टोनर जो होता है वो पाउडर्ड इंक होती है। तो पाउडर इंक को पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हीटेड रोलर्स को। आगे करो, ये अभी टॉपिक्स ही बता रहे, अब आ रहा है असली काम इसका। ये हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब इसका असली काम आएगा अब, कि किस तरह से प्रिंटिंग होती है और किस तरह से इसकी कॉपी हो रही है। समझिए एक पेपर है एच, इसमें एच जो लिखा हुआ है वो डार्क एरिया है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, उसके अलावा जो भी पार्ट है वो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को। फाइन। अब आ जाओ, लाइट जो आएगी वो आएगी, दिखाओ भी। तो पहले ये क्या करता है, कोरोना वायर होती है जो कि पूरे ड्रम को पॉजिटिवली चार्ज कर रही है। फाइन। आगे करो। हाँ, देखते जाओ। ब्राइट एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, डार्क एरिया से लाइट एब्जॉर्ब होगी। फाइन। लाइट जा रही है और रिफ्लेक्ट होगी, हो ना, या रिफ्लेक्ट हो गई। सो लाइट गई, रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी चीज, ओके, स्पीड बढ़ा दी वीडियो की। तो रिफ्लेक्ट हुई तो क्या हमने देखा कि ब्राइट एरिया ने लाइट को रिफ्लेक्ट किया, और डार्क एरिया जो एज का था उसने लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं किया। तो मीन्स क्या हुआ कि ये जो सेलेनियम की कोटिंग है, ये इस डार्क एरिया मीन्स इस एच वाले एरिया के अलावा हर जगह से इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट करेगी, और हर जगह से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पॉजिटिव चार्ज को, जो पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया है भाई, इस कोरोना वायर ने लगाया है इसके ऊपर। तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एक्सेप्ट द एरिया दैट इज एब्जॉर्ब्ड, या तो कहो दैट इज डार्क एरिया, जहाँ पे एज का हमें शेडो शो हो रहा है। ओके, फाइन। आगे करो, समझा दिया। तो हुआ ये कि ये सारे के सारे जब कंडक्शन हुई तो कंडक्शन में ये सारे के सारे न्यूट्रल हो गए। फाइन। अब ये डार्क एरिया है। अब हुआ ये, होगा ये कि जो टोनर है ना, टोनर इसके ऊपर गिरेगा। तो टोनर क्या है, नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वापस प्रिंसिपल आ रहा है। एक तो यहाँ पे कंडक्शन में आ रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर रहे थे, यहाँ पे भी ये होगा कि टोनर गिरेगा पॉजिटिव के ऊपर गिरेगा, गिरेगा तो पूरे ड्रम के ऊपर, लेकिन पॉजिटिव के ऊपर चिपक जाएगा बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज बोथ आर अनलाइक चार्जेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रिंसिपल आ रहा है। फाइन, आगे करो। टोनर गिरे, पूरे ड्रम के ऊपर गिर रहा है लेकिन सिर्फ इसके ऊपर चिपक गया। उसके बाद पीछे आते हैं, पेपर जहाँ से डालते हैं वहां पे हमारे पास एक और ये ब्लू जो लगी हुई है ना, ये करोना वायर है। एक और चीज़ बता दूं, ड्रम के ऊपर एक करोना वायर है, दूसरी करोना वायर यहाँ पे यूज़ की हुई है। ओके, तो लेट मी सी अगर मैं गलत नहीं जा रहा। हाँ ओके, ऑन द अदर हैंड ब्लैंक पेपर व्हिच कम्स प्रिंटेड। हाँ, तो करोना वायर, ये जो ब्लू है करोना वायर है, एक ड्रम के ऊपर करोना वायर है। तो ड्रम के ऊपर जो करोना वायर है वो पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि ये जो ब्लू वाली है जो नीचे लगी हुई है ड्रम के, वो है ज़्यादा पावरफुल, वो ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रखती है। तो मीन्स ये यहाँ से जब पेपर गुजरेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ओके, और ये जो पेपर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर ड्रम के ऊपर जो एच लिखा हुआ है उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे ज़्यादा पावरफुल है। तो पावरफुल, पावर क्या क्या काम, देखते हैं क्या काम है, आगे होने दो इसे। हाँ, क्या हुआ, एच प्रिंट हो गया। कैसे हुआ, वो इसलिए हुआ कि इंक जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो करोना ने जो पॉजिटिव चार्ज ड्रम के ऊपर प्रोड्यूस किया था वो लेस पावरफुल था एज़ कम्पेयर टू द चार्ज ऑन पेपर। तो हुआ ये कि जो इंक थी वो उस ड्रम के ऊपर जो चार्ज था वो कमज़ोर था, तो इंक वहाँ से निकल के मोर पावरफुल पॉजिटिव चार्ज के पास आ गई, बिकॉज उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो वो इंक क्या करती बेचारी, छोड़ के अपने साथी को इसके ऊपर आ गई। अभी भी ये क्या है, इंक पाउडर फॉर्म में है। ओके, टोनर है, टोनर मीन्स पाउडर फॉर्म। सो आगे जाएगी ये रोलर से, और हीटेड रोलर से पास होगी। उसके बाद सिंपली पेस्ट हो जाएगी यहाँ पे, और उसके बाद हम देखते हैं, नाम भी आ गया हीटेड रोलर्स। पेस्ट होगी और फाइनल में गर्म होके पेपर बाहर आ जाता है।